नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपोर्ट्स इंडिया उत्तराखंड। दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से हमारे पास में गोविंद सिंह मेहरा राजकीय चिकित्सालय की काफ़ी शिकायतें आ रही थी। हमारे व्यूअर्स ने हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और मैसेज करके हमें बताया कि काफ़ी सारी समस्याएं जिनसे कि जूझना पड़ रहा है एक आम व्यक्ति, एक आम जनमानस को। तो उन्हीं सभी समस्याओं को लेकर हम पहुंचे हैं आज गोविंद सिंह मेहरा राजकीय चिकित्सालय में और मेरे साथ में अभी मौजूद हैं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संदीप दीक्षित जी। डॉक्टर साहब से जानेंगे कि क्यों ये समस्याएं हो रही हैं आम जनमानस को और क्या क्या इसके कारण हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं सर रिपोर्ट्स इंडिया के खास आज की ये कार्यक्रम में। सबसे पहले से देखिए, जो समस्याएं हमें हमारे व्यूवर्स द्वारा बताई गई हैं, तो एक पहली समस्या ये बताई गई है कि यहाँ पर जो ऑपरेशन थिएटर है, ओटी है, वो चालू नहीं है, शुरू नहीं हो रहा है। ज़्यादातर केसेस यहाँ से रेफ़र कर दिए जाते हैं हल्द्वानी के लिए या और बड़े हॉस्पिटलों के लिए। बल्कि हम देखते आ रहे हैं कि रानीखेत से भी जो छोटे हॉस्पिटल हैं, रानीखेत पे कई सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो पूरी तरीके से आश्रित हैं, जहाँ से केसेस रेफ़र होकर रानीखेत आते हैं। और कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि लगातार जो रानीखेत से केसेस रेफ़र हो रहे हैं, तो रानीखेत हॉस्पिटल नहीं मात्र एक रेफ़र सेंटर बनकर रह गया है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, ये इस बारे में ये कहना बिल्कुल गलत है जी। ये रेफर सेंटर बन गया है। ये मरीज की स्थिति पे बहुत कुछ निर्भर करता है और डॉक्टर के विवेक पर, जो विशेषज्ञ चिकित्सक है उसके विवेक पर ये रेफरेंस निर्भर करता है जी। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो आपने दूसरा बिंदु बताया कि यहाँ पर ओटी संचालित नहीं किया जा रहा है। ओटी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, पिछले करीब 3 से 4 माह से हमारे यहाँ एक निर्माण कार्य आरंभ किया गया था कॉक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से। उसका जो कि हिंदुस्तानी स्टील के द्वारा, जो हम सब सर्वविदित है भारत में, कि इसके द्वारा ये ठेका जो है कॉक्स प्राइवेट लिमिटेड को इसमें कोविड अस्पताल 30 बेड का बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था जी। जिसके तहत जो उन्होंने कार्य शुरू किया और उन्होंने जो भी उनके प्रोजेक्ट में जो उनको आदेश थे, दिशा निर्देश थे, उन्होंने कार्य जब आरंभ किया तो उन्होंने शुरुआत में जो हमारे कॉलम होते हैं बिल्डिंग के ऊपर टेरेस में, तो जो कॉलम है उसका उन्होंने क्या करा, कुछ हिस्सा ऐसा जो है वो ड्रिल कर दिया, जिसके कारण जो है, चूँकि आपको पता ही है कि यहाँ पे बहुत अत्यधिक वर्षा होती है, जिसकी वजह से पानी जो है वो उन कॉलम के जरिए पूरी बिल्डिंग में उतने हिस्से में जहाँ जहाँ इनका कार्य कर रहे थे, ये जैसा कि टेरेस पे पीछे की तरफ ये काम कर रहे हैं और उसके बीच में एक ओटीएस है, तो जो पीछे का हिस्सा है उसमें सारा हिस्से जिसमें ओटी भी आ जाता है, तो ओटी के अंदर और हमारे दवा के स्टोर के अंदर और हमारे वार्डों के अंदर और हमारा जो मरीजों का बैठका है, जो वेटिंग एरिया है, वहाँ पे भी काफ़ी उसकी वजह से पानी चला है। आपको पता ही है, रास्ता तो पानी अपना ले ही लेता है, जिसकी वजह से जल रिसाव की वजह से जो है आज की स्थिति हमारी बड़ी विकराल हो चुकी है। जिन परिस्थितियों में मरीजों के हित में और जिसके लिए एक डॉक्टर स्वयं जिम्मेदार होता है, उसको स्वास्थ्य हित में देखते हुए उसको हम ओटी को भी संचालित करने में समर्थ हो गए हैं। हमने सर देखिए, ये विज़िट के दौरान हमने खुद हॉस्पिटल की ओटी में जाकर देखा और जो वीडियो हमने बनाई हुई है वो अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो जितने भी हमने ऊपर देखा, छत से जब पानी अंदर आता है तो कहीं ना कहीं रिसाव जब हो रहा है पानी का, तो पूरी फफूंद वहाँ पर फंगस पूरा लग गया है। और ये सर्वविदित है कि इस हालात में कहीं ना कहीं ओटी का संचालन नहीं हो पाएगा। तो कॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो आप बता रहे हैं, जिनने कि ये ठेका लिया हुआ है कोविड अस्पताल बनाने का 30 बेड का, तो वो
पूर्णतः मुझे लगता है कि पूर्णतः इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। आपका क्या मानना है? बिल्कुल आपने सही कहा, और ये समस्या ही उन्हीं की वजह से हो गई हमें, जिसकी वजह से हमारा जो कार्यालय का जो कार्य है चिकित्सालय का नित्य, वो हम संचालित नहीं करा पा रहे सुचारू रूप से। और हमें दुख भी है इस बात का कि हमारे कार्यों में भी, राजकीय कार्यों में भी बाधाएं हुई हैं। और जो है आपको पता ही है, मरीज बहुत दूर से आता है इस चिकित्सालय में, इवन गढ़वाल से भी मरीज यहाँ पे आता है जी। और जिसको देखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि अभी वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं, जैसा कि फंगस भी आ गया है, ऐसी स्थिति में मरीज की जान को खतरे में नहीं डाल सकते जी, क्योंकि आपको पता ही है ऑपरेशन में पूरा पेट खोला जाता है, शरीर का अंग जो है, एक अंग का ऑपरेशन किया जाता है, जो निर्भर करता है कि किस तरह का ऑपरेशन है। ऐसी परिस्थिति में मैं किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में मैं उसकी अनुमति नहीं दे सकता जी कि कोई भी संचालन किया जाए। जरूर जरूर, आपकी बात बिल्कुल सही है सर, और मैं इस बात को मानता भी हूँ। एक जो प्रश्न लगातार या बार बार हमसे भी पूछा गया, हमारा इस बीच गाँव में काफ़ी दौरा रहा हमारे एक खास कार्यक्रम को लेकर, तो एक जो समस्या नज़र आ रही है वो ये है कि अल्ट्रासाउंड की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही हैं लोगों को, क्योंकि लोगों का कहना है कि सुबह 8 बजे समय होता है कूपन जब बंटते हैं, और वो कहीं ना कहीं 9 बजे तक समाप्त भी हो जाते हैं। उसके बाद से अगर कोई दूर दराज से आते हैं, हमारे दूर दराज गांव से, जो कि मुझे लगता है कि असल हकदार हैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, क्योंकि आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हैं, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं रानीखेत में जो शहर में रह रहा है तो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं मजबूत भी है। तो जो दूर दराज गाँव से लोग बाग आते हैं और यहाँ पर आकर उन्हें जब ये फैसिलिटी नहीं मिलती है और बाहर से उन्हें 1500-2000 रुपये देकर कहीं ना कहीं अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, तो उन्हें ये फैसिलिटी कैसे आप दे पाएंगे, या इसके लिए क्या व्यवस्था आपने की है सर? देखिए, वस्तु स्थिति थोड़ी सी अलग है, इससे भिन्न है जो आपको सूचना दी गई है। स्थिति ये है कि मरीज यहाँ जाहिर सी बात है बहुत दूर से आता है, बड़ी अपेक्षाएं लेकर के आता है। बिल्कुल सर। और हमारा भी प्रयास रहता है कि कोई भी मरीज हमारा इससे जो है वंचित ना रह जाए, इस सुविधा से, अल्ट्रासाउंड की सुविधा से जी। और जैसा कि अभी सभी को विदित होगा कि हमारे यहाँ एक रेडियोलॉजिस्ट है वर्तमान में, जो रेडियोलॉजिस्ट जो है वो हमारे जो 3 और 2 और ब्लॉक हैं, चौखुटिया और द्वाराट, वहाँ भी सप्ताह में 1 दिन उनको जाना होता है जी। जैसा कि हमें उच्चाधिकारियों का आदेश प्राप्त हो चुका है। तो उसी क्रम में हम जो है प्रत्येक सप्ताह रेडियोलॉजिस्ट को भेजते हैं, जिनमें कि 4 दिवस वर्किंग कार्य दिवस में वो केवल उसको 4 दिन का समय मिलता है, वो जो कि यहाँ पे वो अल्ट्रासाउंड कर सकें। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो जैसा आपने कहा कि 8 बजे से कूपन बांटते हैं, लेकिन वो कूपन हम 8 बजे से बांटते ज़रूर हैं, पर उनको भी बांटते हैं जो मरीज 6:30 बजे 6 बजे इस अस्पताल में पहुंच जाते हैं। यानी कि बहुत जल्दी सुबह वो बेचारे कहाँ से आते हैं, वो 2-3 हज़ार रुपये जैसा आप बता रहे हैं कि बात सही है। पहाड़ की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि लोग गाड़ी बुक करके भी आते हैं। बिल्कुल आते हैं। तो इन मुद्दों को दृष्टिगत रखते हुए, दूसरी चीज़, इमरजेंसी के कुछ मरीजों के भी हम अल्ट्रासाउंड के लिए अलग एक हमने प्रावधान बना रखा है अपने यहाँ, जिसमें कि 10 से 15 अल्ट्रासाउंड प्रत्येक कार्य दिवस पे हम जो है करते हैं। अच्छा। 15 मरीजों का कम से कम। तो उसका लाभ कैसे ले, अगर किसी को इमरजेंसी में है उसका लाभ कैसे मिलेगा? अभी हमारा ये रहता है कि जैसा कि मैंने और जगहों से पता लगा मुझे कि लोग मीडिया ने भी और आप लोगों के माध्यम से भी निकाला गया कि 25 अल्ट्रासाउंड होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी। डेली अगर मैं सही आंकड़े आपसे गणना करूं तो 50 के आसपास अल्ट्रासाउंड हम रोज करते हैं जी। इसके अतिरिक्त जो मरीज इमरजेंसी का है उनका तो उसी में करते ही करते हैं। और ये भी आपको शायद ज्ञात होगा कि एक अल्ट्रासाउंड में 20 से 25 मिनट का समय लगता है। और ये वो कार्य नहीं है, ये वैज्ञानिक वर्क है जी, कार्य है। इसमें लीगल वो जिम्मेदारियां होती हैं जिनको का निर्वहन रेडियोलॉजिस्ट को करना पड़ेगा जी।
नहीं तो अगर वो गलत रिपोर्ट दे देगा तो ये उसके लिए भी ठीक नहीं है और जनता के हित में भी सही नहीं है, कहीं ना कहीं, है ना। तो इसलिए उसमें भी थोड़ा समय लगता है, और कार्य दिवस में कार्य का जो समय है वो 8 से 2 का है, परंतु रेडियोलॉजिस्ट हमारे 3 और 4 बजे तक भी रुकते हैं, जिससे कि सभी को संतुष्ट किया जा सके, जितने टोकन बांट लिए गए। तो ये गलत है कि 25 सिर्फ टोकन बांटे थे, ऐसा गलत है कहना। हम लगातार पिछले कई समय से ये सुनते आ रहे हैं सर कि हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स पर्याप्त नहीं हैं, और इवन जब आज भी हमने कई डॉक्टर्स से जब बात की तो उनने बताया कि कई सारी ऐसी यहाँ पर पद हैं जो कि बिल्कुल खाली हैं और पिछले काफ़ी समय से उन पर कोई भी आने को तैयार नहीं है। तो आपको क्या लगता है सर, रानीखेत उपमंडल का एक हॉस्पिटल ये है और इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि यहाँ से लेके गैरसैंण तक का जो क्षेत्र है पूरा कवर करता है, तो क्या लगता है कि हॉस्पिटल में कितना स्टाफ होना चाहिए और कितना अभी आपके पास में है सर? अभी आपको मीडिया के माध्यम से भी काफ़ी कुछ पता लग गया होगा कि अभी हमारे यहाँ से करीब 7 डॉक्टर वो स्थानांतरित किए गए, जिनमें कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी थे जो कि यहाँ पे जिन्होंने 17-18 साल की नौकरी की है, ठीक है ना, उनके कार्यकाल का, जिसमें कि हमारे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जो वर्तमान में मेरे पूर्व जो थे उनको वो भी स्थानांतरित किए गए, जिनको कि 16-17 साल हो चुके थे इस चिकित्सालय में, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो है वो चूँकि वो भी आई सर्जन थे तो स्पेशलिस्ट एक कम हो गए। दूसरा हमारे यहाँ जो सर्जन थे डॉक्टर मुकेश जोशी, इसी तरह से चेस्ट फिजिशियन, इसी तरह से कार्डियोलॉजिस्ट, इसी तरह से गायनिकोलॉजिस्ट, ये सारे स्थानांतरित यहाँ से कर दिए गए। एक एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर बीके गरकोटी, वो भी काफ़ी समय से थे, जबकि उनका तो खैर 6-7 साल का समय था, काफ़ी समय रहे यहाँ पे। और पैरामेडिकल में स्टाफ नर्स हमारी 4 स्टाफ नर्सें जो है वो ट्रांसफ़र कर दी गई। उनको भी आदेश इस तरह का था कि हफ्ते भर के अंदर उनको कार्यमुक्त करना था, जिससे वो अपने नए तैनाती स्थान पे अपनी योगदान सूचना दे सके। वो शासन का आदेश था, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे। परंतु रही बात जो रिक्त पद जो अब बचे हुए हैं, जो पद हैं, उन पर दोबारा पुनर्नियुक्तियाँ करना, ये शासन और हमारे महानिदेशालय के हाथ में है। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में काफ़ी रिक्तियाँ जो है वो भरी जा सकेंगी। नहीं, ये आपने एक बात बोली कि सर कि ये शासन की ओर से ट्रांसफ़र हुए हैं और शासन की ओर से ही जो रिक्त पद हैं वो भी भरे जाएंगे, ये बात बिल्कुल आपने सही कही है। लेकिन जो मैं जानना चाहता हूँ सर कि एक इतना बड़ा एक रानीखेत उपमंडल का हॉस्पिटल होते हुए यहाँ पर कितने स्टाफ की आवश्यकता हमें पड़ सकती है, या कितने स्टाफ की आवश्यकता अभी है हमारे को, और कितने अभी हमारे पास में पर्याप्त हैं? देखिए, वर्तमान में पद के सापेक्ष जो रिक्तियां हैं वो, चूँकि अभी आपको मैंने बताया इधर काफ़ी स्थानांतरण हो गए, तो रिक्तियां और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है ना। और जैसे 2 आई सर्जन थे, 1 रह गए, जैसे कि 2 एनेस्थेटिस्ट थे, 1 रह गए, जैसे कि 2 सर्जन थे, 1 सर्जन रह गए। तो इसको देखते हुए पद तो जाहिर सी बात है काफ़ी खाली हो गए, और नई नियुक्तियां या नए स्थानांतरण, उसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। और हमारे यहाँ अभी भी जो है हमने कई बार निवेदन भी कर रखा है, ऊपर भी हमने अपना जो है पद के सापेक्ष जो स्थिति है, वास्तविक स्थिति, वो अपने शासन को भी भेज रखी है, महानिदेशालय भी भेज रखी है, माननीय विधायक जी के भी संज्ञान में है, डॉक्टर प्रमोद नैनवाल जी के। तो हमने राजनीतिक तौर पे भी और हर तरह से और जनता के हित में पूरा प्रयास अपना जारी कर रखा है कि जिससे जल्दी से जल्दी हम रिक्तियाँ भर सकें। एक सर मैं यहाँ पर नाम तो नहीं लेना चाहूँगा किसी भी ऐसे राजनेता का या जो हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, 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 जो हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं,
विधायक हैं, तो लेकिन कई बार मैं ये देखता आया हूँ सर पिछले काफ़ी समय से कि कोई भी नेता आया हो, भले ही पूर्व में जो यहाँ पे विधायक रहे हों या अभी कोई विधायक रहे हों, तो नेता हमेशा हॉस्पिटल को अपनी एक उपलब्धि बताता है। क्या आपको लगता है कि रानीखेत हॉस्पिटल एक उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है या फिर ये एक नाकामी है? देखिए, अगर आप जन सेवा की बात करें जी और स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं की बात करें जी तो मुझे लगता है नहीं है कि उप जिला चिकित्सालय हमारा जी जो कि इतना बड़ा क्षेत्र कवर करता है, जी तो वो इस आधार पे निराधार तो नहीं कवर करता है। जी ज़रूर लोगों की अपेक्षाएं हैं, और जब अपेक्षाएं तभी होती हैं जब सेवाएं होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि उप जिला चिकित्सालय काफ़ी अच्छे स्तर पे रहा है। पहले भी इस चिकित्सालय का काफ़ी नाम था, और जैसे कि आप लोग भी आज कहीं ना कहीं आपको शिकायत लोगों ने करी है, तो उनकी जाहिर सी बात है अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं किन्हीं कारणों से। अब हर एक को सब बात नहीं पता हो सकती है। जो अंदर की समस्याएं हैं वो हर मरीज को, क्या मतलब, मरीज को तो अपनी सेवा से मतलब होता है, इसके लिए वो बेचारा आता है हमारे पास, और कोई भी चिकित्सालय आता है वो कष्ट में ही आता है। तो बेहतर सेवाएं देने के लिए रानीखेत उप जिला चिकित्सालय हमेशा तत्पर रहा है। जैसा मेरे संज्ञान में है, मुझे भी 8 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है यहाँ पे, और अब मैं पहले पैथोलॉजिस्ट के पद पे आया था और मैं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हूँ। अब मेरे पास जिम्मेदारी मैं कहूँगा कि काफ़ी गुना बढ़ गई है। तो अब अपेक्षाएं तो डेफिनेटली होगी, और उसमें गलत भी नहीं है। नहीं, अपेक्षाएं, आपने बिल्कुल बात सही कही सर। लोगों की अपेक्षाएं बहुत हैं इस हॉस्पिटल से, क्योंकि ये आपने जैसे कि बताया उप जिला चिकित्सालय इतना बड़ा क्षेत्र कवर करता है, तो हर एक गरीब इंसान की, मुझे लगता है, और जैसा कि हर एक नागरिक का सर ये एक मूल अधिकार है कि उसे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो फ्री मिलनी चाहिए, और हर एक सरकार का ये कर्तव्य भी बनता है कि जो एक मूल अधिकार हैं हर एक नागरिक के, वो उन्हें एटलीस्ट फ्री मुहैया कराया जाए, जैसे कि फ्री शिक्षा और साथ में फ्री स्वास्थ्य, ये सर्विसेज। मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है, 1974 से यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बैठ रहे हैं और लगातार बैठ रहे हैं, हम देखते आ रहे हैं। 1974 से लेके अभी तक का हम 2023 में हैं, तो काफ़ी समय बीत चुका हुआ है। ऑलमोस्ट अगर हम देखते आ रहे हैं तो अगर मैं हिसाब लगाऊं तो कहीं ना कहीं 50 साल पूरे हो चुके हैं इस कार्यकाल को, कि यहाँ पर एक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बैठ रहा है। हॉस्पिटल में जो बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे, अगर एक सीटी स्कैन भी हमें करवाना है या एमआरआई करवाना है, या फिर और भी कई सारे ऐसे टेस्ट हैं जिनकी कि हमारे यहाँ पर जो आज के समय पर रोगी जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी हमें सीटी स्कैन की रिक्वायरमेंट आज के समय पर है, एमआरआई की रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल में है, अल्ट्रासाउंड की आज के समय में मैं देख पा रहा हूँ कि हॉस्पिटल में जो एक्सरे मशीन लगी हुई है वो भी अत्याधुनिक नहीं है, कहीं ना कहीं पुराने तरीके पे हम आज भी डिपेंड हैं, और जिस कारण अगर मेरे को अपनी स्पाइन का कोई एक्सरे करवाना है तो मैं यहाँ नहीं करवा पा रहा हूँ। तो आपको लगता है कि जो नेता अगर आज के समय पर इसे हॉस्पिटल को उपलब्धि के तौर पर गिना रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उपलब्धि है या फिर नाकामी है? क्योंकि आज के समय पर ये बेसिक सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो रही, हमें इन सब बेसिक सुविधाओं के लिए यहाँ से 100 किलोमीटर दूर हल्द्वानी या रामनगर की ओर भागना पड़ रहा है सर। देखिए, इसके लिए जैसे आपने कहा ना कि सीटी स्कैन है, एमआरआई है जी, और एक्सरे का उच्चीकरण होना चाहिए जी, तो वो हमने सारी चीज़ें जो है वो दे रखी हैं। अभी मेरा कार्यकाल कुल कुछ महीने का है, 1 महीने का है जी। मैंने अभी 19 जून से ज्वाइन किया जी। उसके पश्चात जो है मेरे प्रयास ये है कि मैं जल्दी से जल्दी ये सरकारी व्यवस्थाओं को जी, देखते हुए जी, और सरकारी पत्राचार, हाँ, आप समझते ही हैं सभी जी, 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 कि उसका भी उचित माध्यम चाहिए होता है। जी, इसके माध्यम से हमने अपनी समस्याएं हाँ, और अपने यहाँ जो उपकरणों की कमी है, हाँ, चाहे वो स्टाफ की कमी हो या उपकरण की कमी हो, जी, वो सब अपने जो है अपने उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर रखी हैं। इवन हमारे जो पीआईपी जिसको हम कहते हैं, हाँ, वो
ईयर का प्लान होता है कि साल में आपको क्या आवश्यकता है, वो भी हमने बना करके भेजा हुआ है। इवन हम अपने यहाँ ब्लड बैंक में भी कंपोनेंट के लिए भी हमने एक PIP में दे रखा है कि जिससे रक्त के अवयव भी हमारी आम जनता को मुहैया हम करा सकें। इसके अतिरिक्त जो है रही बात राजनीतिक नेताओं की, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनका सहयोग हमें रहा है और उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी अनुमोदन किया गया है कि CT स्कैन MRI जैसा कि मेरे संज्ञान में है जी, उसका जल्दी निराकरण किया जाएगा और जल्दी ही वो मशीनें लगाई जाएंगी और डिजिटल एक्सरे भी उसमें शामिल है, जिसको कि हम शीघ्र अतिशीघ्र उसको कराने की कृपा करेंगे और वो कोशिश होगी हमारी समझ से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही जी, और जो विधायक जी ने जिसकी घोषणा भी कर रखी है जी। तो दोस्तों डॉक्टर साहब से हमने कई सारे पहलुओं पर बात की, कई सारे मुद्दों पर बात की। थोड़ा सा समराइज़ करना चाहूँगा कि हमारे पास में जो शिकायतें थी वो लगातार थी कि हमारे पास में जो रेफ़र हो रहे हैं यहाँ से केसेस, और रानीखेत हॉस्पिटल सिर्फ़ और सिर्फ एक रेफ़र सेंटर बनकर रह गया है। तो उसमें डॉक्टर साहब का कहना ये है कि सर एक चीज़ जानना चाहूँगा, हॉस्पिटल OT ये कितने समय से बंद है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है जी। करीब मैं समझता हूँ कि अब लगभग 1 माह का समय होने जा रहा है धीरे धीरे। समय तक और रहेगा सर ऐसा लगभग? देखिए ठेकेदार के खिलाफ हमने FIR कर दी है जी। जो लीगल हमारे जो ऑप्शंस होते हैं जी, हमने उनको पूरी तरह से अप्लाई कर दिया है जी। और उसको जो है संबंधित थाने में भी जो हमारे CO साहब हैं उन्होंने भी बुला करके और डांटा भी है। मजिस्ट्रेट साहब ने, हमारे SDM साहब ने भी इसका संज्ञान बड़ी सीरियसली लिया है और इसको भी इसमें ज़रा सी भी शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा भी उन्होंने उस ठेकेदार को भी जो है वो वार्निंग दे रखी है। और मैं समझता हूँ कि इन सब स्थितियों को देखते हुए जो ठेकेदार है अब उसकी पूर्णतया जिम्मेदारी है कि जल्दी से जल्दी वो इस कार्य को पूर्ण करे और हमारा अपना भी और हमारे प्रशासन का भी यही कदम है कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूर्ण करके OT संचालित की जाए और वार्ड जहाँ भी जो भी दीवार या हमारे जो खराब हो चुकी है बिल्डिंग उसको वो दोबारा पुनर्निर्माण करेगा और उसके द्वारा ही रंगाई पुताई ये सब कार्यक्रम वो करना है, उसके लिए उसको जिम्मेदारी दे दी गई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए या फिर जैसा कि हमने जायज़ा लिया आज ऊपर सिचुएशन का जहाँ पर ये कार्य चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अभी अगले 3-4 महीने का और समय और लगेगा जिस गति से वो कार्य हो रहा है। फ़िलहाल डॉक्टर से मिलके हमें कुछ आंकड़े जो पता चले हैं, कई लोगों का ये मानना था कि यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरीज़ नहीं हो रही हैं या फिर बाहर प्राइवेट में भेज दे रहे हैं। तो आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि यहाँ से हॉस्पिटल से कोई भी अगर केस रेफ़र होता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए नहीं होता है, वो होता है रेफ़र हमेशा हायर सेंटर के लिए, सरकारी अस्पताल के लिए होता है। या तो यहाँ से आप सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी के लिए केस आपका रेफ़र होगा या फिर उससे भी हायर सेंटर्स के लिए। पिछले 6 जनवरी 2023 से लेके अभी तक का जो रानीखेत हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरीज़ हुई हैं वो उसका आंकड़ा है 303 डिलीवरी अभी तक का यहाँ पर नॉर्मली हुई हैं, जिसमें से कि 41 जो हैं वो सिजेरियन हैं। 42 जो केसेस हैं वो रेफ़र हुए हैं और वो रेफ़र हुए हैं क्योंकि हॉस्पिटल में जो संसाधन हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है और सिचुएशन की गंभीरता को समझकर ये केसेस जो हैं वो रेफ़र करने होते हैं, जिस कारण 42 केसेस यहाँ से जनवरी से लेकर अभी तक का रेफ़र किए गए हैं हायर सेंटर्स के लिए। एक चीज़ मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब कभी हम कभी सर हॉस्पिटल आते हैं और या हमें वैसी सर्विसेज जैसी अपेक्षाएं हम लेकर आते हैं वैसी सर्विसेज नहीं मिलती हैं, तो हम अक्सर देखते हैं कि जो पेशेंट है या फिर जो पेशेंट के साथ में है, तीमारदार है, तो वो अक्सर डॉक्टर्स पर चिल्लाने लगते हैं, डॉक्टर्स पे कहीं ना कहीं अपना गुस्सा निकालने लगते हैं। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने गुस्से को जो है वो सही से चैनलाइज कीजिए इसे और सही दिशा में इस गुस्से को लगाइए, क्योंकि
अगर आपको यहाँ पर सही इलाज नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए डॉक्टर्स जिम्मेदार नहीं हैं, उसके लिए जिम्मेदार है हमारी सरकार, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर जो सही उपकरण हैं वो आपको मुहैया नहीं कराए हैं। हम चुनाव के टाइम पे अक्सर देखते हैं कि कोई नेता आकर अगर हमारा कंधा थपथपा जाता है तो उस कुछ टाइम के लिए हम चुप हो जाते हैं और उस नेता के गुणगान करने लगते हैं। जब चुनाव में नेता हमारे पास आते हैं तो उस समय हमें आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारे जो मूल अधिकार हैं, हमें फ्री शिक्षा मुहैया कराई जाए, हमें फ्री स्वास्थ्य मुहैया कराया जाए और अच्छे हॉस्पिटल में पूरे संसाधनों के साथ में हमें मुहैया कराया जाए। इन सब चीज़ों की मांगें हमें उस वक्त उस नेता से रखनी चाहिए, तभी जाकर हम जिस अपेक्षा से हॉस्पिटल में आ रहे हैं तभी हमें वो जो अपेक्षा है वो तभी हमारी पूर्ण हो पाएगी। तो दोस्तों, अभी मैंने एक आंकड़ा आपको बताया था कि 303 नॉर्मल डिलीवरी हुई हैं, 41 ऑपरेशन के ज़रिए हुए हैं, 42 आपके रेफ़र हुए हैं। तो इन सब के पीछे जो कारण हैं नहीं ये हो पाए, उसके पीछे कारण है कि हमारे पास में NICU की सर्विस का यहाँ पर ना हो पाना, पीडियाट्रिशियन यहाँ पर नहीं है, और क्या कहते हैं इसके अलावा हाल ही में हमने देखा कि जो थे वो स्थानांतरित हो गए। 9 डॉक्टर्स का यहाँ से लगभग ट्रांसफ़र हुआ है, जिसमें उसके अलावा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर काम को देखने के लिए 2 ही सिस्टर्स मौजूद हैं। तो आप सभी को मैं ये फिर से एक बारी बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप हॉस्पिटल आएँ, अगर आपको सुविधाएं नहीं मिल रही है आपकी अपेक्षा के अनुसार, तो डॉक्टर्स को कोसना बंद कीजिए और सवाल पूछिए अपनी सरकार से, क्योंकि वोट आपने सरकार को दिया है, डॉक्टर को नहीं। अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा करता हूं कि सर आगे जब अगर ऐसे ही कोई वक्तव्य हमारे सामने आते हैं तो ज़रूर से हम आपके सामने फिर से एक बार पेश होंगे और आपसे ज़रूर सवालात का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।